बारिश वाली रातें कहानियों के लिए ही तो बनी होती हैं। पर क्या हो जब आप खुद एक अनजान गांव में एक पुराने घर के नीचे वाले कमरे में एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाएं? राजपुर में मेरी कहानी की तलाश कुछ ऐसे ही अंजाम पर पहुंची। शाम का समय था। मैं नए गांव राजपुर में अकेला ही घूमने निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मतलब बारिश कभी भी हो सकती थी। ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं था। वैसे भी शहर की गर्मी के मुकाबले यहाँ गांव में काफी सुकून था। खुली हवा, हरियाली, मन खुश हो गया। ऐसा माहौल शहर के बंद कमरों से तो बहुत बेहतर है। थोड़ी दूर चलने पर एक चाय की दुकान दिखी। कुछ लोग वहां बैठकर बातें कर रहे थे। मैं भी वहीं बैठ गया। नया चेहरा देखकर सब मुझे ही देख रहे थे। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं रिया का दोस्त हूं, उसकी शादी में आया हूं। ये सुनते ही एक बुजुर्ग ने कहा, अरे रिया के दोस्त हो, बैठो बैठो। है मोहन, बाबू को बढ़िया चाय पिलाओ। और कुछ लोगे? नहीं, बस चाय काफी है। यहाँ के लोग सच में बड़े मिलनसार हैं। तभी जोर से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाँ, लो भाई, बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? फिक्र मत करो बाबू, अगर बारिश ना रुके तो हम छोड़ आएंगे रिया के घर तक। काका, ऐसी बारिश में कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। हाँ बेटा, बारिश में भूत की कहानी का मजा ही कुछ और है। बुजुर्ग ने कहा, सुनो फिर। तुम जानते हो मेरा नाम कविराज है। मैं एक छोटा मोटा वैद्य हूँ और आसपास के 3 गांवों में कोई डॉक्टर नहीं है, तो लोग मुझे ही बुला लेते हैं छोटी मोटी तकलीफ में। एक रात मैं ऐसे ही एक मरीज को देखकर लौट रहा था। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। सर्दी का मौसम था। साइकिल चला रहा था ठंड में। थोड़ी दूर गया तो देखा रास्ते के बीच कोई खड़ा है। कौन है भाई? मैंने सोचा गांव का ही कोई होगा, परेशान होगा। तभी आवाज आई, कविराज जी, मैं भूत हूँ। मैं चौंक गया। क्या भूत? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपसे यही कहना था कि कल सुबह आप मेरे घर आ सकते हैं क्या? कविराज जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। खांसी रुक ही नहीं रही है। मैंने सोचा बेचारा अकेला है। तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? तुम अकेले रहते हो? चलो ठीक है, आ जाऊंगा, मैंने कहा। और एक और दिक्कत है कविराज जी। क्या दिक्कत? और जैसे ही उसने कहा देखिए, उसका सारा सिर लटक गया और गले से खून बहने लगा। मैं इतना डर गया कि तेजी से साइकिल भगाकर घर आ गया। अगले दिन कुछ गांव वालों को साथ लेकर उसके घर गया तो देखा वो मरा पड़ा था। शरीर सूज चुका था। फिर हमने उसका अंतिम संस्कार किया। बहुत अजीब था ये तो। कहानी सुनकर मैं थोड़ा सहम गया। कुछ देर बाद बारिश रुकी। शाम हो चली थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बारिश भी कम हो गई है। ये लो बाबू, मेरा छाता ले जाओ, अभी बारिश का भरोसा नहीं है। बुजुर्ग ने प्यार से कहा। मैं उनका शुक्रिया अदा करके छाता लेकर रिया के घर की तरफ चल पड़ा। मैं यहाँ राजपुर क्यों आया था? असल में मैं एक लेखक हूँ और कुछ दिनों से लिखने के लिए कोई अच्छा प्लॉट नहीं मिल रहा था। तभी मेरी कॉलेज की दोस्त रिया का शादी का कार्ड मिला। उसने मुझे अपने गांव राजपुर बुलाया था। मैंने सोचा चलो गांव हो आऊंगा, शायद कोई नई कहानी मिल जाए। और रिया का गांव में बड़ा सा घर है, रहने खाने की कोई चिंता नहीं। स्टेशन पर रिया मुझे लेने आई थी। अरे कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपना बता। मैं भी बढ़िया। चल, रिक्शा उधर खड़ा है। रास्ते भर हम बातें करते रहे। उसने पूछा, कितने दिन रुकेगा? इस बार तो महीना भर रोकूंगी। मैंने मजाक में कहा, देखो 1 महीने से ज्यादा रोका तो वापसी का किराया लूंगा। वो हंस पड़ी। घर पहुंचकर रिया बोली, अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए नीचे वाला कमरा तैयार करवाया है। नीचे वाला? बिल्कुल सही।
वहाँ शांति रहेगी मेरे लिखने के लिए, मैंने खुश होकर कहा। लेकिन रिया थोड़ी हिचकिचाई। सुनना, नीचे वाले कमरे में। क्या हुआ, कोई समस्या है? मैंने पूछ ही लिया। समस्या नहीं, मतलब वहां कोई रहता नहीं है ना, तो तू अकेला कैसे रहेगा? उसने टालना चाहा। अरे मैं लेखक हूँ, अकेला रहना तो पसंद है मुझे। तू एक काम कर, नीचे का ही सेट करवा दे। मैंने थोड़ी जिद की। चल ठीक है, जैसा तू कहे, पर एक बात, रात को अगर कुछ जरूरी पड़े तो ऊपर आकर मुझे बुला लेना। कोने वाले कमरे की तरफ मत जाना, ठीक है? ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगा उस तरफ। मैंने कह तो दिया, पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने नीचे जाकर कमरा देखा, छोटा सा था, ठीक ठाक सजा हुआ, सामान रखा और फ्रेश हुआ। दोपहर के खाने के बाद मैं सो गया। शाम को उठा तो लगा एसिडिटी हो रही है, शायद ट्रेन के मसालेदार खाने से। बैग में दवाई ढूंढी पर मिली नहीं। सोचा शाम को घूमने जाऊंगा तब ले लूंगा। जब मैं चाय की दुकान से छाता लेकर लौटा तो रिया घर के बाहर ही मिल गई। कहाँ रह गया था? मैं चिंता कर रही थी। शादी का घर है, सब अपने काम में लगे हैं। अरे वो चाय की दुकान पर ही रुक गया था, बारिश की वजह से। बात करते करते हम अंदर आ गए। रिया ने मुझे एक लालटेन दी। अच्छा, ये ले लालटेन, यहाँ लाइट बहुत जाती है, काम आएगी। मैं लालटेन लेकर अपने नीचे वाले कमरे में चला गया। दरवाजा खोला तो मैं चौंक गया। मेरा सारा सामान, कपड़े, किताबें बैग से निकलकर बिस्तर पर और टेबल पर बिल्कुल अजीब तरह से फैला हुआ था। सुबह तो सब ठीक था, ये किसने किया और क्यों? मुझे अजीब सी बेचैनी हुई कि किसी अनजान ने मेरा सामान छुआ। पर मैं क्या कहता, रिया क्या सोचती? मैंने चुप रहना ही ठीक समझा और सामान ठीक किया। सोचा अब से ध्यान रखूंगा। रात को गांव में सब जल्दी खा पी कर सो जाते हैं। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गया, पर नींद कहां आ रही थी। बाहर फिर हल्की बारिश हो रही थी। पता नहीं कब आंख लगी। अचानक मुझे बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चप्पल घसीट कर कोने वाले कमरे की तरफ गया हो। वही कमरा जिसके पास जाने से रिया ने मना किया था। इतनी रात में कौन होगा? कोई परेशानी तो नहीं? मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लालटेन की रोशनी में देखा बरामदे में कोई नहीं था, पर आवाज उसी कोने वाले कमरे से ही आ रही थी, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। उसकी एक खिड़की थोड़ी खुली थी और हल्की रोशनी आ रही थी। हिम्मत करके मैं बरामदे के कोने तक गया। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक कंकाल था, वो भी लालटेन की रोशनी में साफ दिख रहा था और वो बड़बड़ा रहा था। कितने लापरवाह लोग हैं इस घर में, सब फैला रखा है, ठीक से क्यों नहीं रखते? काम कौन करेगा? इन सबको साफ कौन करेगा? मैं चिल्लाता हुआ ऊपर भागा। मेरी चीख सुनकर रिया और घर वाले बाहर आ गए। क्या हुआ तुझे? रिया ने घबराकर पूछा। मैंने हांफते हुए सब बता दिया जो देखा था। रिया ने लंबी सांस ली। मैंने कहा था ना, नीचे दिक्कत है। जो तूने देखा वो रामू का भूत है। वो मेरे दादाजी का पुराना और वफादार नौकर था। हमेशा नीचे इसी कोने वाले कमरे में रहता था और घर की सफाई, चीजों को सही जगह रखने का काम उसी का था। उसकी मौत भी यहीं हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर, सर में चोट लगने से। लगता है उसकी आत्मा अभी भी अपने काम से जुड़ी हुई है और यहीं भटकती है। वो बस अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। मैं रिया के घर उसकी शादी तक ही रुका। उसके बाद मैं वहां से निकल आया, लेकिन मुझे बारिश वाली रात की भयावहता और वो कंकाल की आवाज, काम कौन करेगा? इन सबको साफ कौन करेगा? आज भी याद है। शायद सच ही है, इंसान अपनी आदतों और इच्छाओं का गुलाम होता है और अधूरी मौत के बाद भी उसकी रूह वहीं अटकी रह जाती है। वो कहानी जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल तो गई, पर ऐसी ये मैंने सोचा नहीं था।